चैप्टर 4 खेत की मिट्टी अब सिर्फ मिट्टी नहीं रही थी। वह असुरों के काले खून और योद्धाओं के पसीने से भीग चुकी थी। वह जगह अब एक रणभूमि बन चुकी थी। नख्याति बुरी तरह घायल था। उसके सीने से काला और गाढ़ा तरल टूटे हुए पाइप की तरह लगातार बह रहा था। वह तरल जैसे ही जमीन पर गिरता मिट्टी सूखने लगती। नख्याति ने दर्द में एक भयानक चीख मारी। उसने अपनी मकड़ी जैसी टांगों को जमीन में गाड़ दिया और फिर एक काले साये की तरह हवा में उछल पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि गार्ड्स की आंखें उसे पकड़ नहीं पा रही थीं। ध्रुव, ऊपर! गार्ड एक चिल्लाया। उसने अपनी 40% नील शक्ति को तलवार की धार पर केंद्रित किया। नीला कला सागर घेरा। गार्ड एक ने हवा में पूरा घूमता हुआ वार किया। नीली ऊर्जा की एक तेज लहर निकलकर नख्याति के जहरीले नाखूनों से टकराई। टकराव इतना जोरदार था कि चिंगारियां फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए हों। लेकिन नख्याति ने हवा में ही अपनी दिशा बदल ली और गार्ड एक के बाजू पर अपना जहरीला नाखून मार दिया। गार्ड एक की खाल फट गई। उसकी नसों से लाल इंसानी खून मिट्टी पर गिरा। आह! गार्ड एक घुटनों पर आ गया, लेकिन उसने अपनी तलवार नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी। ध्रुव की आवाज सीधी और साफ थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी ठंडक आ चुकी थी। गार्ड्स, त्रिशक्ति व्यू अभी! ध्रुव ने वज्रदंड को जमीन में गाड़ दिया। उसकी 30% पीली शक्ति ने जमीन के नीचे ऊर्जा का जाल बुनना शुरू किया। येलो स्टाइल, ग्रेविटी वेल। अचानक नख्याति और दलदलासुर के लिए जमीन का वजन 10 गुना बढ़ गया। उनके पैर मिट्टी में धंसने लगे। दलदलासुर ने अपना कीचड़ चारों ओर फैलाकर बचने की कोशिश की, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ने उसे वहीं रोक दिया। अब गार्ड 2, ध्रुव ने कहा। गार्ड 2 ने अपनी 40% लाल शक्ति को गार्ड 1 की बची हुई नीली ऊर्जा के साथ जोड़ दिया। ध्रुव ने अपनी 30% लाल शक्ति भी उसमें झोंक दी। तीनों की ऊर्जा मिलकर एक बैंगनी सफेद तेज शोलों में बदल गई। वह ऊर्जा वज्रदंड के जरिए आगे बढ़ी। त्रिनेत्र प्रहार। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा गांव उस तेज रोशनी से नहा गया। दोनों असुरों ने काला खून उगल दिया और गंभीर रूप से घायल हालत में जंगल की गहराई में गायब हो गए। अभी खेल बाकी है। नख्याति की आवाज हवा में गूंजी और वे भाग गए। राजा का स्वप्न उसी पल। गांव से हजारों कोस दूर देवनागरी के राजमहल में राजा तेज प्रताप सिंह नींद में अचानक कांप उठे। उनका लेवल 50 लाल कड़ा नींद में भी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श उसे बेचैन कर रहा हो। स्वप्न में तेजो प्रभा का आकाश पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। सूरज का कोई निशान नहीं था। लाल चंद्रमा भी बुझ चुका था, जैसे किसी ने उसकी आग खींच ली हो। जमीन पर पुरुष योद्धाओं के शव बिखरे पड़े थे। उनकी लाल, नीली और पीली शक्तियां धूल की तरह मिट्टी में घुल रही थीं। शक्ति मौजूद थी, लेकिन बेकार। तभी अंधेरे के बीच एक दिव्य छाया उभरी। उसका कोई साफ रूप नहीं था, न चेहरा न रंग, सिर्फ तीसरी आंख जैसा प्रकाश उसके माथे पर जल रहा था, जैसे दृष्टि, ज्ञान और नियम एक साथ देख रहे हों। उस छाया के चरणों के पास एक तलवार का आकार बना। वह चमक नहीं रही थी, लेकिन अंधेरे को काट रही थी। फिर एक गंभीर आवाज गूंजी। वह कानों से नहीं, सीधे दिल में उतर रही थी। जब शक्तियों का अहंकार टूटेगा, तब शून्य से उदय होगा। राजा ने देखा, पुरुषों की शक्तियां जितनी तेज जल रही थीं, उतनी ही तेजी से बुझ रही थीं। आवाज फिर गूंजी। जिसे तुम कमजोर समझकर भूल गए, वही तुम्हारा कवच होगी। छाया ने अपना हाथ उठाया। 3 प्रतीक उभरे। एक रेखा जो हर जादू को काट सकती थी, एक दृष्टि जो वार से पहले सच देख सकती थी, और एक शब्द जो उच्चारित होते ही अंत कर सकता था। तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी, आवाज ने कहा। न शक्ति से जन्मी, न रंग से बंधी, लेकिन नियम तोड़ने वाली। वही अंधेरे का अंत होगी। छाया धीरे धीरे गायब हो गई। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनकी सांसें तेज थीं। राजा ने अंधेरे कमरे में देखते हुए धीरे से कहा, पुत्री? उनकी आवाज में पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन पहली बार डर भी नहीं था।